ओके, सो लास्ट टाइम जो है वो हम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को डिस्कस कर रहे थे। हमने इसकी डिफरेंट मॉडल फॉर्मुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। सो आज भी मैं क्या कर रहा हूँ, उसी को हम कंटिन्यू कर रही हैं और प्लस हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए जो हम मॉडल देखेंगे विच इज़ अ ग्राफिकल सॉल्यूशन को जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल के मेरे पास जो प्रॉब्लम है दैट इज वो कह रहे हैं कि एक होटल जो है वो 24 आवर्स ऑफ अ डे जो है वो ओपन रहता है, ठीक है, और हमने ड्यूटीज लगानी है बिटवीन 2 AM टू 4 AM, 10 AM टू 2 PM, 6 PM टू 10 PM एंड सो ऑन। सो हमारे पास जो 24 आवर्स हैं दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 AM टू एंडिंग एट 2 AM, ठीक है, और एवरी शिफ्ट जो है वो 8 घंटे की शिफ्ट है, ठीक है, मसलन एवरी पर्सन जो है वो 8 आवर्स के लिए काम कर रहा है। अब हम ये कह रहे हैं द फॉलोइंग टेबल जो हमें शो कर रहा है दैट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स नीडेड ड्यूरिंग द 6 पीरियड, यानी कि हमें इस टाइम पीरियड के अंदर मिनिमम कितने बंदे रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, वो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ, वो मिनिमम हमें 4 चाहिए। इस टाइम पीरियड के अंदर मिनिमम हमें 13 चाहिए, ठीक है, यानी कि जिनके बगैर हम फिर काम नहीं कंप्लीट कर सकते, इनके कम से कम इतने लाजमन लोग होने चाहिए। ओके, इस टाइम के दरमियान 15 होने चाहिए एंड सो ऑन। सो आई वांट टू फॉर्मुलेट अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि मुझे अपने टोटल नंबर ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड ऑन अ डेली ऑपरेशन को जो है वो कम करना है। मीन पूरे दिन के अंदर जो मुझे नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए होंगे मुझे उसको कम करना है। सो विच मीन मैं क्या करूंगा, एवरी टाइम पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्स को रिप्रेजेंट करूंगा कि x1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स नीडेड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, नंबर ऑफ वर्कर्स नीडेड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड एंड अप टू 6, ठीक है जी। सो ये मेरे डिसीजन वेरिएबल्स आ गए ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ओके, अब आपने जब मॉडल को फॉर्मुलेट करना है इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि हमने दो टाइम पीरियड्स को लिंक करना है, दो टाइम पीरियड्स को हम लिंक क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ 8 आवर शिफ्ट, ठीक है, और एवरी जो टाइम पीरियड हमने ब्रेक डाउन किया हुआ था स्लॉट्स का वो 4-4 घंटे के पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है। दैट इज मे बी इस रेस्टोरेंट के अंदर क्या है कि आपके पास आपने देखा होगा कि इन 4 घंटों के दरमियान जो रश है वो कम होता है, बट इन 4 घंटों के दरमियान रश ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने मिनिमम वर्कर्स की एडजस्टमेंट की हुई है, ठीक है। सो दैट मीन क्योंकि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे स्टाफ को जो है वो मिनिमाइज करना है, ठीक है, ओवरऑल एक इंटायर डे के अंदर। तो अब मुझे इसका लीनियर मॉडल डेवलप करना है। सो लीनियर मॉडल डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो दैट मीन आई वांट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड ओवर हियर, द नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, सो दैट मीन हम कह रहे थे कि एवरी टाइम पीरियड के दरमियान जो हमें नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए विच इज x1 x2, सो उसको हमने वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। सो अब मैं इसको फॉर्मुलेट करना चाह रहा हूँ, दैट मीन मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, क्योंकि x1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स वी आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, x2 is representing number of workers required during the second period. So that means I want to minimize the sum of all 6. Okay, so that is z is equal to x1 plus x2 plus x3 up to x6 हो जाएगा। ओके, इन ऑर्डर टू डेवलप द कंस्ट्रेंट हमने क्या करना है, क्योंकि हमने 8 घंटे की शिफ्ट बनानी है, तो दैट मीन x1 प्लस x2 जो है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए जितने नंबर ऑफ वर्कर्स आपके सेकंड टाइम पीरियड में, मीन जो आपका सेकंड वेरिएबल है उसमें आपने देखना है, जो मीन सेकंड टाइम पीरियड को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें वर्कर्स कितने हैं 13। तो मेरी फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 होना चाहिए। इसी तरीके से मेरा x2 प्लस x3 जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास x3 प्लस x4 जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होना चाहिए। जबकि जब लास्ट हमारे पास कंस्ट्रेंट आएगी दैट इज x6 प्लस x1
मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। सो ये हमारे पास टोटल 6 कंस्ट्रेंट्स जो है वो बन जाएंगी। ठीक है जी। ओके, एंड एट द एंड वी हैव अ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं ऑफ कोर्स दैट शुड बी पॉजिटिव होने चाहिए। सो ये मेरा कंप्लीट लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बन जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि मेरे पास जो है वो स्टाफ लेवल क्या होना चाहिए इन अ 24 आवर। ओके ओके, नाउ लेट मी जी क्लियर हुआ? ओके, दोबारा से सुन लें। हम बात कर रहे किस चीज की समझ नहीं आई जी? सर आपने अभी कहा x1 प्लस x2 जो सेकंड है नंबर ऑफ वेटर्स एंड बस बॉयज वो 13 है, उस चीज की तो समझ आती है कि जब कह रहे हैं कि होटल पे रश ज्यादा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हमारे पास ये डेटा गिवन है दैट इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकली हमने आइडेंटिफाई किया है और ये हमने टाइम डिवाइड किए हैं कि 2 से 6 के दरमियान हमें जो नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड है हमने कहा है ये 4 हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, 6 से 10 के दरमियान हमें जो वर्कर्स रिक्वायर्ड है वो 13 रिक्वायर्ड है। ठीक है, 10 से 2 के दरमियान 15 रिक्वायर्ड है। सो ये टाइम स्लॉट्स हमने 24 घंटे के खुद से 6 पोर्शंस में डिवाइड कर दिए। एवरी पोर्शन को 4-4 घंटे हमने कहा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड है ये आपने हिस्टोरिकल डिमांड की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किए होंगे, क्योंकि वी नो दैट लेट्स से अगर ये मैकडॉनल्ड्स है तो मैकडॉनल्ड्स में जी 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इतना रश नहीं होता, तो नॉर्मल लोग आ रहे होते हैं, तो हमारे पास जी लेट्स से जी 4 लोग अगर होंगे तो दे कैन इजीली हैंडल द एंटायर ऑपरेशन। जबकि 6 से 10 के दरमियान हमने फाइंड आउट किया फ्रॉम द हिस्टोरिकली, क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम है तो दैट मीन हमें जो है वो बंदे ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे बेस्ड ऑन द प्रीवियस डिमांड हमने आइडेंटिफाई किया। सो उस डिमांड के मुताबिक हमने कहा कि मिनिमम हमें 13 बंदे रिक्वायर्ड होने चाहिए ताकि वो इस काम को डील कर सके। बट क्योंकि एवरी पर्सन जो है वो जो टोटल जितनी देर काम कर रहा है वो 8 घंटे के लिए कर रहा है, ये तो हमने ब्रेक डाउन किया था 4-4 घंटे के लिए। सो विच मीन कि जो पर्सन यहाँ पे है, ठीक है, वो यहाँ पे भी काम कर रहा होगा। ठीक है, जो पर्सन यहाँ पे काम कर रहा है वो पर्सन इधर भी काम कर रहा है, दैट मीन इसमें कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिव मीन प्लस भी हो रहे होंगे और सब्ट्रैक्ट भी हो रहे होंगे इन एवरी 4th आवर। ओके, सो दैट मीन ओवरऑल हमारी जो शिफ्ट है वो 8 घंटे के बीच मीन एक बंदा 8 घंटे के लिए काम कर रहा है। तो मुझे करना ये है कि मुझे 24 घंटे के लिए अपने इस मॉडल को फॉर्मुलेट करना है और मेरा बीइंग होटल एडमिनिस्ट्रेशन मेरा टास्क ये है कि मैं कम से कम लोगों की हेल्प से अपने काम को जो है वो चला सकूं। So I want to minimize the total number of staff. Okay. So that mean in a linear programming model मेरा objective function क्या होगा? I want to minimize x1 plus x2. ठीक है, क्योंकि x1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ वर्कर्स नीडेड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है जी। इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा? सेकेंडली आपके पास आ जाएगा दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द थर्ड टाइम पीरियड विच इज दिस वन। इसी तरीके से आपके पास 8 आ जाएगा। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो आई बिलीव के सबको क्लियर है कि वी वांट टू मिनिमाइज द सम ऑफ x1 प्लस सम ऑफ x2 प्लस सम ऑफ x3 एंड सो ऑन। ठीक है जी। सो अब आपने करना क्या है? हमने करना ये है कि मुझे कंस्ट्रेंट्स डेवलप करनी है। तो कंस्ट्रेंट्स डेवलप करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे? दैट मीन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 4 घंटे की शिफ्ट है 2 से 6 के दरमियान, लेकिन एक बंदा 8 घंटे के लिए काम कर रहा है, तो दैट मीन जो पर्सन यहाँ पे काम कर रहा है इट माइट बी पॉसिबल वो इधर भी काम कर रहा हो। तो इसी ऐसी सिचुएशन के अंदर हम फॉर्मुलेट कैसे कर देते हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इन दिस टाइम पीरियड plus number of workers required in this time period must be greater than or equal to, क्योंकि हम सेकंड टाइम पीरियड तक आ गए हैं तो आपने हमेशा जो आपके पास सेकंड टाइम पीरियड इन्वॉल्व होगा उसकी वैल्यू को आपने राइट हैंड साइड लेना है। सो हम ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फर्स्ट टाइम पीरियड प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ सेकंड टाइम पीरियड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 होने चाहिए, कि मिनिमम 13 होने चाहिए या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से जब मैं सेकंड आपके पास कंस्ट्रेंट में आऊंगा, उसमें क्या होगा कि x2 प्लस x3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए किसके, 15 के। इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट, सो दिस इज अ सेकंड कंस्ट्रेंट कि x3 प्लस x4 जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 8 के, ठीक है, एंड सो ऑन। जब हम लास्ट कंस्ट्रेंट के ऊपर आएंगे विच मीन x6, ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज x6 आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा जी x6 विच इज द लास्ट टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस x1 विच इज द फर्स्ट टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। सो टोटल मेरे पास जो है वो 6 ये कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगी, और एट द एंड वी हैव अ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। इज इट क्लियर जी? अब क्लियर हुआ या स्टिल कोई सर कंफ्यूजन? इसमें मुझे सिर्फ जो कंफ्यूजन हो रही है वो सिर्फ ये है जी जी सर, जब नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो कम होते हैं, जैसे कि x2 प्लस सॉरी x3 प्लस x4 करते हैं, यानी कि फर्स्ट 4 आवर्स में 15 थे, सेकंड 4 आवर्स में 8 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ बस बॉय जो वर्कर्स जो है वो कम हो गए, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये होगा कि दैट मीन कि हम बेसिकली तो एक बंदा 8 घंटे के लिए काम कर रहा है, सो इट माइट बी पॉसिबल, लेट्स से अगर मैं ये अज्यूम करूं कि 10 बजे आपकी एक शिफ्ट स्टार्ट हुई है, ठीक है, और उस वक्त 15 लोग काम कर रहे थे, और अगर हमारा मॉडल ये कहता है कि आपके पास जो मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो 8 रिक्वायर्ड होंगे, इट मीन आपके पास जो है वो 2 बजे 7 लोग जो है वो चले जाएंगे, छुट्टी कर जाएंगे, ठीक है। सो विच मीन वो अब मॉडल हमारा इस तरीके से एडजस्टमेंट करेगा कि उन 7 लोगों की जो शिफ्ट है वो 6 बजे स्टार्ट कर रहा होगा, ताकि वो जो है वो 2 बजे तक अपना कंप्लीट कर ले टास्क। इज इट क्लियर? जी सर, अंडरस्टैंड। ठीक है। सो यानी कि मॉडल हमारा हमें ये बता रहा होगा कि हमें किस वक्त कितने बंदे जो है वो बुलाने चाहिए, ठीक है। 2 बजे हमें कितने बंदों को बुलाना चाहिए, 6 बजे हमें कितने बंदों को बुलाना चाहिए, हमें 10 बजे कितने बंदों को बुलाना चाहिए, और कितनों को छुट्टी करनी चाहिए, क्योंकि वी नो दैट कि एक बंदे की जो शिफ्ट है 8 घंटे, ऑफ कोर्स हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, वो हमने कंसेक्टिव चलाने हैं, ठीक है, 8 घंटे। तो मैं क्या करूं कि मेरे पास जो है वो लोगों को उस टाइम छुट्टी देनी है या मजीद लोगों को उस टाइम बुलाना है, सो दैट मीन वी कैन स्केड्यूल द वर्क स्टाफ कि कौन सा बंदा कब अपनी शिफ्ट स्टार्ट करेगा। इज इट क्लियर जी? इज इट क्लियर? जी सर। ओके ओके। सो नेक्स्ट हम जो है वो प्रॉब्लम डिस्कस करें विच इज रिगार्डिंग द प्रोडक्शन प्लानिंग। सो ये हम जरा थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग साइड की तरफ आ रहे हैं कि नॉर्मली प्रोडक्शन प्लानिंग प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि आपने अल्टीमेटली अपनी जो फोरकास्टेड डिमांड होती है, ठीक है, उसको मीट करना होता है, दैट इज द अल्टीमेट टास्क। और फोरकास्टेड डिमांड को जो है वो मीट करने के लिए, या जो आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले जो डिमांड हमें बता रहे होते हैं उसको मीट करने के लिए आपके पास कौन कौन से तरीके हैं कि या तो आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट बना के अपने पास इन्वेंट्री में रखी हो, उसके जरिए आप डिमांड को मीट कर लें, या इन्वेंट्री प्लस आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अपनी प्रोडक्शन करो, ठीक है। प्लस क्या कर सकते हो कि आप जो है वो आउटसोर्सिंग भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट मीन कि हम जो है वो अपनी इन्वेंट्री के जरिए जो हमारे पास ऑलरेडी बना के हमने रखी हुई है उनसे डिमांड को मीट कर सकते हैं, या उस टाइम पीरियड के अंदर प्रोडक्शन करते हुए, या हम आउटसोर्सिंग करते हुए उस क्वांटिटी की डिमांड को या उस डिमांड को जो है वो मीट किया जा सकता है। सो जैसे कि ये किसी भी प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर ये सिचुएशन लाजमन होगी। फर्दर आपके पास डिपेंडिंग अपॉन कंपनीज टू कंपनी कि क्या उनकी कैपेसिटी की रिस्ट्रिक्शंस है या नहीं। मीन यूजुअली 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं। जब भी आप किसी भी सिस्टम को एनालाइज कर रहे होगे तो आपने चेक करना पड़ेगा कि क्या वो डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम्स है, ओके, इज इट अ डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम, या वो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट सिस्टम्स है, ठीक है। सो डिमांड मीन कि कितनी डिमांड आपसे की जा रही है यूनिट्स की, कैपेसिटी मीन कि हम कितने कस्टमर्स को डील कर सकते हैं या कितनी प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। सो जो इन दोनों में से कम होगा वही हम कहेंगे कि वो वाला कंस्ट्रेंट सिस्टम है। अगर डिमांड कम है
कैपेसिटी आपकी ज्यादा है। मीन आप कहते हो कि आपको कहा गया कि 100 यूनिट बनाओ, जबकि आपका सिस्टम जो है वो 150 यूनिट बना सकता है। इट मीन इट्स अ डिमांड कंस्ट्रेंट सिस्टम, सो दैट इज ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर आपका सिस्टम कैपेसिटी कंस्ट्रेंट हो, मीन आप के पास डिमांड आई हो 100 यूनिट की, लेकिन आप बना सकते हो 80 यूनिट, सो विच मीन 20 यूनिट्स जो है वो आप लैक कर रहे होगे, देन इट बिकम अ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट सिस्टम। तो अगर सिस्टम कैपेसिटी कंस्ट्रेंट होगा तो विच मीन या तो हम 20 यूनिट आउटसोर्स कर रहे होंगे, या हम ओवर टाइम प्रोडक्शन कर रहे होंगे, या एक और कॉन्सेप्ट होता है उसको हम कहते हैं बैक ऑर्डरिंग, कि क्योंकि हम मंथ 1 की डिमांड को मंथ 1 की प्रोडक्शन और इन्वेंट्री से मीट नहीं कर सके, तो हम मंथ 2 में जाके करेंगे। तो अगर मंथ 2 में करेंगे तो इट मीन हम कस्टमर को कह रहे होंगे कि थोड़ा वेट करो। तो अगर वो वेट कर रहा होगा तो उसके अगेंस्ट हमें कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ कस्टमर। ठीक है, बहरहाल अगर हम इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो ओवरऑल पिक्चर था कि जब भी हम प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं तो ये सिनेरियो होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम के मुताबिक वो कह रहे हैं कि हम एक सिंगल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हमारे पास जो एस्टिमेटेड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स है, कि अगले 4 महीने की हमने डिमांड को एस्टिमेट किया है, दैट इज के मंथ 1 के अंदर इतनी डिमांड होगी, 2 के अंदर, 3 के अंदर और 4 के अंदर। अब वो कह रहे हैं कि कंपनी जो है वो रेगुलर टाइम के अंदर भी प्रोडक्शन कर रही है और ओवर टाइम प्रोडक्शन भी कर रही है। लेट्स से कि अगर हम कहते हैं कि 8 से लेके 5 बजे तक उनका रेगुलर टाइम है और 5 बजे के बाद उनका ओवर टाइम शुरू हो जाता है, सो वो दोनों तरह की प्रोडक्शन कर रही है और उसकी हमें कैपेसिटी गिवन है कि रेगुलर टाइम प्रोडक्शन के दौरान वो 800 यूनिट वो बना सकते हैं और ओवर टाइम के अंदर 200 यूनिट वो बना सकते हैं। फर्दर मोर उसने हमें कॉस्ट दी हुई है। कॉस्ट कौन सी है? दैट इज अ रेगुलर टाइम प्रोडक्शन कॉस्ट, कि अगर हम रेगुलर टाइम के अंदर कोई यूनिट प्रोड्यूस करें तो वो 20 रुपए पर यूनिट हमें कॉस्ट आ रही है, जबकि ओवर टाइम के अंदर वो हमें 25 रुपीज पर यूनिट आ रही है। फर्दर मोर वो कह रहे हैं कंपनीज कैन कैरी द इन्वेंट्री, मीन जो वो प्रोडक्ट बना के अपनी फिनिश गुड अपने स्टोर में रख रहे हैं तो उसको होल्ड करने का हमें पर यूनिट कॉस्ट पड़ रहा है। सो होल्डिंग कॉस्ट जो पर यूनिट है दैट इज 3 रुपीज पर यूनिट पर मंथ है। ओके, सो हमारा अल्टीमेट टास्क है कि हमने डिमांड को मीट करना है, तो हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो फॉर्मुलेट करना है, राइट। ओके, सो अब लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को फॉर्मुलेट जब हम कर रहे होंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से होंगे, क्योंकि 4 मंथ्स दैट मीन टाइम पीरियड हमारे पास जो टी है वो 4 है। ओके, 1 2 3 4, राइट। सो टी इज इक्वल टू 1 to 4 हो गया। अब हम जैसे मैंने आपको बताया कि अल्टीमेट टास्क है मुझे डिमांड को मीट करना है और डिमांड मुझे गिवन है, सो दैट मीन दिस डाटा इज गिवन। इसको मैं कह सकता हूँ डी टी इन जर्नल सेंस में, वेयर टी इज इक्वल टू 1 2 3 4। सो D1 is equal to 1000, D2 is equal to 800, D3 is equal to 1200 and so on। ठीक है, फर्दर मोर अब हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो ये हैं कि मैं कितनी रेगुलर टाइम के अंदर प्रोडक्शन करूं, कितनी मैं ओवर टाइम के अंदर प्रोडक्शन करूं और कितनी मैं एवरी मंथ के अंदर इन्वेंटरी रखूं कि मैं अपनी डिमांड को मीट कर सकूं। सो दैट मीन मेरे पास 3 कैटेगरी के वेरिएबल्स हैं और टोटल जो कैटेगरीज हैं हम क्या कर लेंगे कि एक है रेगुलर टाइम प्रोडक्शन क्वांटिटी और एक है मेरे पास ओवर टाइम प्रोडक्शन क्वांटिटी और एक है मेरे पास जी इन्वेंट्री। ठीक है, जो कि मैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर रख रहा हूँ। ओके, ये तो आ गई कैटेगरीज। अब ड्यू टू द टाइम, क्योंकि एवरी टाइम पीरियड के अंदर हमें ये तीनों की तीनों चीजें चाहिए होंगी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो मेरे टोटल 12 डिसीजन वेरिएबल्स बन जाएंगे, क्योंकि मंथ 1 के अंदर रेगुलर टाइम कितनी हम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ओवर टाइम प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इन्वेंट्री कितनी रख रहे हैं, इसी तरीके से 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। ठीक है जी, so which mean मेरे decision variable क्या है, RT that is representing quantity produced in the regular time, OT that is the quantity produced in a overtime, IT that is the quantity carried at the end of the month T। अब अगर आप यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे 4 नहीं लिखा, ठीक है, मैंने लिखा है 3 तक। सो अब मैं चाह रहा हूँ IT को 3 तक लेके जाने के लिए। अगर आप यहाँ पे 4 लिखना चाहो सो यू कैन राइट डाउन, लेकिन इस 4 का मतलब क्या होगा, दैट मीन I4 का मतलब क्या होगा कि जब मैं मंथ 4 मेरा स्टार्ट होगा, सॉरी जब मेरा मंथ 4 एंड हो रहा होगा
तो मैं कुछ ना कुछ इन्वेंट्री लाजमन अपने पास रखना चाहता हूँ आफ्टर मीटिंग द डिमांड। अगर आप चाहते हो कि डिमांड जब आपके आखिरी टाइम पीरियड मीन 4 मंथ की डिमांड जैसे कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप कोई यूनिट अपने पास रखना नहीं चाहते, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे 4 मॉडल के अंदर डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने पास वो इन्वेंट्री रखना चाहते हो, तो देन यू हैव टू मेंशन I4 ओवर हियर। ठीक है, सो विच मीन कि मेरे पास रेगुलर टाइम के अंदर प्रोडक्शन करने की एक कॉस्ट है, ओवर टाइम करने की एक कॉस्ट है और इन्वेंट्री के अगेंस्ट कॉस्ट है। सो दैट मीन आई वांट टू मिनिमाइज माय टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट किसके अकॉर्डिंगली? रेगुलर टाइम प्रोडक्शन कॉस्ट, ओवर टाइम प्रोडक्शन कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट। सो मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, सो चारों मंथ्स के अंदर जो रेगुलर टाइम प्रोडक्शन कॉस्ट है वो फिक्स है, विच इज 20 रुपीज। So that's why I multiply. So which means 20 into R1 plus 20 into R2, R3, R4 plus ओवर टाइम के अंदर जो कॉस्ट थी वो 25 थी। So 25 into O1 plus 25 into O2 up to 4 तक आ जाएगा। इसी तरीके से इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट के दैट इज 3, so that is 3 into I1 plus I2 plus I3। ठीक है, अगेन मैंने I4 इसलिए नहीं लिखा जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू स्टोर और यू कैन से सेव द प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ मंथ 4। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मंथ 4 की जैसे डिमांड मीट हो तो मेरे पास इस प्रोडक्ट की कोई भी यूनिट जो है वो इन्वेंट्री में नहीं पड़ा होना चाहिए। बट अगर आप चाह रहे हो कि नहीं वो कुछ पड़ा हो, हमें मॉडल बताए, so then you can mention I4 as well over here। ठीक है, बहरहाल मैं यहाँ पे उसको नहीं लेके चल रहा। ओके, अब मेरे पास जो कंस्ट्रेंट्स है, नंबर 1 मेरे पास कंस्ट्रेंट्स कौन सी है? डिमांड कंस्ट्रेंट कि मंथ 1 की डिमांड कितनी है? 1000। सो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मॉडल होता है इसको हम जिसको डिमांड कंस्ट्रेंट कहते हैं, इसको नॉर्मली इन्वेंट्री बैलेंसिंग कंस्ट्रेंट्स भी हम कहते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री बैलेंसिंग कंस्ट्रेंट। सो इन्वेंट्री बैलेंसिंग कंस्ट्रेंट क्या होती है? IT-1। इसका क्या मतलब है कि पिछले टाइम पीरियड के अंदर जो आपके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री पड़ी हुई है आपके स्टोर में वो, प्लस इस टाइम पीरियड के अंदर जो रेगुलर टाइम के अंदर आपने प्रोडक्शन की है, प्लस इस टाइम के अंदर जो आपने ओवर टाइम प्रोडक्शन की है। ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए इस टाइम पीरियड की डिमांड के। ठीक है, इक्वल टू है तो प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? IT। ओके, अब इस पूरी कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि पिछले मंथ की इन्वेंट्री प्लस इस मंथ की रेगुलर टाइम प्रोडक्शन, इस मंथ की ओवर टाइम प्रोडक्शन इज इक्वल टू डिमांड होना चाहिए। जो डिमांड से बढ़ जाए दैट वुड बी इक्वल टू IT। ओके, दैट वुड बी कि मेरे पास उस मंथ के अंदर एट द एंड कितनी इन्वेंट्री पड़ी होनी चाहिए। सो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं तो क्योंकि मेरे पास है जी मंथ 1, सो जब टी की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? I0 प्लस R1 प्लस O1 इज इक्वल टू D1 प्लस I1। अब ये I0 क्या है? जब मेरा मंथ 1 स्टार्ट हो रहा होगा दैट मीन I0 रिप्रेजेंट कर रहा होगा इनिशियल इन्वेंट्री को। सो I0 मीन कि जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है वो वाली, तो आपके पास इनिशियली उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी पड़ी हुई थी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि वो मेरे पास 0 पड़ी हुई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे I0 नहीं लिखा। ओके, अदरवाइज इफ देयर इज अ इन्वेंट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो देन फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो I0 और आप बता सकते हो कि I0 किसके बराबर है। क्योंकि हमारे मॉडल में वो 0 है इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा। सो प्लस हम क्या करें? R1 दैट इज द क्वांटिटी विच वी वांट टू फाइंड आउट, जो हमारा डिसीजन वेरिएबल है कि मंथ 1 के अंदर हम कितनी रेगुलर टाइम प्रोडक्शन करें, मंथ 1 के अंदर हम ओवर टाइम कितनी प्रोडक्शन करें, दैट मस्ट बी इक्वल टू द डिमांड ऑफ द फर्स्ट मंथ प्लस I1 दैट इज के मंथ 1 की डिमांड मीट होने के बाद हमारे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी होनी चाहिए इस प्रोडक्ट की। अब हम आ जाते हैं मंथ 2 की। तो मंथ 2 में जब आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 2 - 1 1, इट मीन जो मंथ 1 की ये वाली इन्वेंट्री है वो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस R2 प्लस O2 इज इक्वल टू 800 प्लस I2। इसी तरीके से मंथ 3 एंड दिस इज मंथ 4। अगेन एज यू कैन सी दैट यहाँ पे मैंने I4 नहीं लिखा। वो इसलिए नहीं लिखा जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, क्योंकि आई डू नॉट वांट कि मेरे पास जैसे मंथ 4 कंप्लीट हो तो इस प्रोडक्ट की कोई इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, सो जैसे डिमांड कंप्लीट हो जाए
सो आपकी इन्वेंट्री भी 0 हो जाए उस प्रोडक्ट की। सो दिस इज एक्सक्यूज दैट। मी जी 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 सर, जी 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 सर काइंडली कंफर्म कीजिएगा ये रिकॉर्डिंग है इसकी? जी 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 बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। ओके सर, थैंक यू। ओके, देन आपके पास क्या आ जाएगा जी? सो वंस वी हैव अ डिमांड कंस्ट्रेंट, देन द नेक्स्ट वन इज वी हैव अ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। ओके, सो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है कि उसने मुझे बताया हुआ कि रेगुलर टाइम प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास है जी 800, so which mean RT is less than or equal to 800 where T is equal to 1 to 4, that mean month R1 भी आपका आ जाएगा less than or equal to 800, R2 भी आपका आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 800, R3 भी आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 800, इसी तरीके से R4 भी आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 800। इट मीन मंथ 1 की रेगुलर टाइम प्रोडक्शन कैपेसिटी, 2 की, 3 की एंड 4 की। इसी तरीके से कैपेसिटी कंस्ट्रेंट आपकी ओवर टाइम की भी आ जाएगी कि O1 इज लेस देन और इक्वल टू 200, O2 इज लेस देन और इक्वल टू 200, 3 एंड 4। ठीक है, सो विच मीन 4 इसकी कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगी, 4 इसकी कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगी, और एट द एंड वी हैव अ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर कि हम किस तरीके से एक प्रोडक्शन प्लानिंग मॉडल को लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर जी? इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस प्रॉब्लम में? जी सर ये कैपेसिटी कंस्ट्रेंट वाला एक दफा रिवाइज कर दें। ओके ओके ग्रेट। तो मैं कैपेसिटी कंस्ट्रेंट का जी दोबारा से आपको बता रहा हूँ। सो हमें प्रॉब्लम के अंदर जो गिवन है वो बता रहा है कि जो रेगुलर टाइम प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 800 यूनिट्स पर मंथ। ओवर टाइम के अंदर कितनी कैपेसिटी है, दैट इज 200। सो विच मीन वो कह रहा है पर मंथ, दैट मीन जो 4 महीने एवरी मंथ के अंदर हमारी यही कैपेसिटी है। सो दैट मीन मेरा जो R1 है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 800 होना चाहिए, R2 is also should be less than or equal to 800 होना चाहिए, R3 also should be less than or equal to 800 होना चाहिए, और R4 also it should be less than or equal to 800 होना चाहिए। तो बजाय इसके कि मैं इसको ओपन करके ओके लिखता, सर। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया RT is less than or equal to 800 where T जो है वो बराबर है 1 2 3 4, चारों टाइम पीरियड की। इसी तरीके से आप ओवर टाइम को भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, नो, ये जस्ट उसकी जेनेरिक फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी थी। सो इसको आप जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा, विच इज द सिंपलेस्ट वन। ये वही इन्वेंटरी बैलेंसिंग कंस्ट्रेंट जो मैंने प्रीवियसली आपको शो की थी। ओके ओके, दिस इज द एप्लीकेशन बेसिकली कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने मल्टीपल ब्लेंडिंग मिक्स की प्रोडक्ट मिक्स की एग्जांपल देखी कि अगर हमने देखना हो कि हम 4 तरह की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट ए बी सी डी, ठीक है, सो कौन सी प्रोडक्ट बनाएं कि हमारे लिए प्रॉफिट ज्यादा बेनिफिशियल होगा, मीन कौन सी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बनाई जाए। ठीक है, इसी तरीके से हमने फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स डिस्कस की कि मैं कितने पैसे कौन से पोर्टफोलियो पे अप्लाई करूं कि मेरे पास जो है वो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट मिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं कितना पैसा जो है वो टीवी एड पे लगाऊं, कितना पैसा रेडियो एड के ऊपर लगाऊं कि मैं मैक्सिमम ऑडियंस को कैप्चर कर सकूं। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम हमने उसकी डिफरेंट फॉर्मुलेशन देखी। तो इन तमाम को आप प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम कहते हो। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक ब्लेंडिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं। ब्लेंडिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, लाइक कि अगर हमने मटेरियल के मिक्सर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, मसलन मैं फॉर एग्जांपल ऑयल एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो उसमें जो डिफरेंट तरह के मटेरियल यूज हो रही हैं तो मैं उसको भी मैथमेटिकली लीनियर प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में यूज किया जाए ताकि ये जो है वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बन सके। ठीक है, प्रोडक्शन स्केजुलिंग प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लीनियर प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं, जैसे हमने वर्कर स्केजुलिंग की एक एग्जांपल देखी होटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देयर आर अदर मेनी एप्लीकेशन इन दिस एरिया, बट हमारा इस कोर्स के दरमियान जो ज्यादातर फोकस रहेगा वो इस एरिया के अंदर रहेगा, दैट इज द मैनेजमेंट एप्लीकेशन। जैसे मीडिया सिलेक्शन की हमने प्रॉब्लम देखी थी, पोर्टफोलियो सिलेक्शन की हमने प्रॉब्लम देखी थी, प्रॉफिट प्लानिंग की प्रॉब्लम हमने देखी है, मैन पावर स्केजुलिंग की प्रॉब्लम हमने देखा है। अभी तक हमने ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट को नहीं देखा, वो हम आगे जाके जो है वो डिस्कस करेंगे इनको। ठीक है,
सो वी हैव सीन कि हम किस तरीके से मीडिया सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल डेवलप कर सकते हैं, पोर्टफोलियो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल कर सकते हैं। सो उसकी हमने ब्रीफ एग्जांपल देखी है। कुछ अदर एग्जांपल्स भी हैं, जैसे दिस इज फ्रॉम द सप्लाई चेन साइड है, इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव में आ जाता है, स्केजुलिंग पर्सपेक्टिव में चीजें आपके पास आ जाती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस के ओके वंस के मैंने अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का मैथमेटिकली लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बना लिया है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन आई सॉल्व दैट वन। ठीक है, सो हम फर्स्ट क्राइटेरिया डिस्कस करने लगे हैं विच इज अ ग्राफिकल मेथड। सो याद रखिएगा कि ग्राफिकल मेथड जनरली हम उस वक्त अप्लाई कर रहे होते हैं अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 डिसीजन वेरिएबल्स हों, तो उस सिचुएशन में हम ग्राफिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए लीनियर प्रोग्रामिंग को जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर आपके पास मोर देन 2 डिसीजन वेरिएबल्स आ जाएं, तो उस सिचुएशन के अंदर हम मैथमेटिकल मेथड या उनको हम आइटरेटिव मेथड्स कहते हैं। ठीक है, सो वो हम आफ्टर द मिड टर्म उनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो ग्राफिकल मेथड के जरिए अगर मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो मैं कैसे करूंगा, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम में आएंगे हमें? जी जी बिल्कुल ग्राफिकल मेथड आपको आएगा। ठीक है, ओके सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आई वांट टू मैक्सिमाइज 5x1 plus 3x2। ठीक है, वेयर एज माई x1 इज नंबर ऑफ चेयर्स, वेयर x2 इज द नंबर ऑफ टेबल्स। ठीक है, एंड आई हैव द 2 कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, सो अब मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज दिस वन। सो हम क्या करेंगे कि जब भी आपने ग्राफिकली लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को सॉल्व करना होगा, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा कि एवरी कंस्ट्रेंट को इक्वालिटी की फॉर्म के अंदर लिख लूंगा। सो दैट मीन 2x1 plus x2 इज लेस देन और इक्वल टू 40 की बजाय इसको हम लिख लेंगे 2x1 plus x2 इज इक्वल टू 40। सो दिस वुड बी इक्वल टू x1 plus 2x2 इज इक्वल टू 50। ठीक है जी, अब हमने करना है कि हमने सिंपली इनको यहाँ से x1 और x2 की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। सपोज या मैं कह देता हूँ कि लेट अगर x1 0 है, ठीक है, अगर लेट x1 फर्स्ट इक्वेशन में 0 है तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देन इट वुड बी इक्वल टू 40। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया 0 एंड 40 का। बट अगर मैं सपोज करूं कि x2 0 है तो x1 कितना आ जाएगा, सो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो दिस बिकम 20। सो मेरे पास पॉइंट आ गया 20 एंड 0। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग द फर्स्ट कंस्ट्रेंट। अब अगर हम सेकंड कंस्ट्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो है कि सपोज अगर x1 मेरा 0 है तो x2 क्या आ जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड होगा तो दिस बिकम 25। सो दैट मीन 0 एंड 25 आ जाएगा। If x2 is 0, then x1 would be equal to 50. So which mean 50 और 0 मेरे पास डाटा पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या कर लेते हैं कि मेरे पास x1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 50, x2 की 40 मैक्सिमम है, तो मुझे ग्राफ बनाना है। सो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस आपके पास आ जाएगा। x एक्सिस को मैंने x1 कह दिया, दिस इज x2। ठीक है, सो x2 सपोज मैं कह देता हूँ कि दिस इज 0, this is 10, this is 20, this is 30 and this is 40। okay, और x1 में this is 10, 20, this is 30, this is 40 and this is 50। okay, so मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें मेरे पास पॉइंट है 0 एंड 40। सो ये कौन सा पॉइंट है कि जब x1 जो है वो 0 है और x2 40 है, सो दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। So where x1 is 0, x2 is equal to 40. So next point क्या जी 20 and 0. So where x1 is 20, क्योंकि first one जो है वो x1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, second x2. So this is 20 and 0. So हम क्या कर लेंगे, इन दोनों डेटा पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ठीक है जी, और अब ये वाली कंस्ट्रेंट कौन सी थी, दैट इज बेसिकली 2x1 plus x2 with the help of this one is less than or equal to 40। अब हम आ जाते हैं सेकंड कंस्ट्रेंट की तरफ। ओके, और इस कंस्ट्रेंट का सिंबल क्या है, लेस देन। तो दैट मीन इसके जो नीचे नीचे जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे फिजिबल पॉइंट्स हैं। फिजिबल पॉइंट्स का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ से कोई भी डेटा पॉइंट उठाऊं और इस इक्वेशन में फिट करूं तो उसका आंसर 40 या 40 से कम ही आएगा। ओके,
सो ऐसे पॉइंट्स को हम फिजिबल पॉइंट्स कहते हैं, मीन जो कि इस कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं. Okay, now let's draw the second line where x1 is 0, x2 is 25. So which would be approximately over here. ठीक है जी कि x1 0, x2 25 है. Whereas second one x1 50, x2 0, so that would be over here which is 50 and 0. So अगर मैं अब इन डेटा पॉइंट्स को आपस में मिलाऊं, sorry, let me rub this one. Okay, so now we are going to, ठीक है जी. सो दैट मीन अगेन अब इसमें भी लेस देन था, सो इट मीन इस लाइन का अगर हम फिजिबल रीजन देखें वो भी लेस देन सारे का सारा वो है, वो फिजिबल है. लेकिन क्योंकि हम सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं कि वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करें, इसको भी सेटिस्फाई करें, सो विच मीन हमें कॉमन फिजिबल करना है. तो इसका भी सारे का सारा लेस देन फिजिबल है, इसका भी सारे का सारा लेस देन फिजिबल है. तो कॉमन कौन सा है? दैट इज दिस वन. सो ये कॉमन रीजन है जिसको हम कहेंगे दिस रीजन वुड बी नोन एज अ फिजिबल रीजन. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज अ फिजिबल रीजन. ओके, अब हमने बेसिकली हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या था कि हमने ऑप्टिमम पॉइंट्स फाइंड आउट करने, मीन हमने वो पॉइंट करने कि x1 और x2 की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनके अगेंस्ट मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा. सो रिमेंबर दैट your optimum solution is always lying on the corner points of the feasible region. तो corner point कौन कौन से हैं? एक ये मेरा corner point है आपके feasible region का, एक ये मेरा corner point है, एक ये मेरा corner point है और एक मेरा ये corner point है. So अब ये क्या है? corner point 0 0. ठीक है, this is 20 0. So this would be x1 10 और x2 20. 10 and 20. So this is 0 and 25. तो हम क्या करेंगे? x1 x2, ठीक है जी, और यहाँ पे हम लिख लेंगे z किसके बराबर है? 5x1 प्लस 3x2 के. सो जब x1 0 x2 0 था तो ऑब्वियसली z क्या आ जाएगा? 0. सो वी पुट द फर्स्ट पॉइंट. इसे देखकर हम सेकंड पॉइंट पुट करेंगे विच इज 20 एंड 0. तो वो कितना आ जाएगा? 100, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 20 100 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा. अब हम आ जाते हैं दिस पॉइंट की तरफ विच इज 10 एंड 20. सो 5 इंटू 10 50 हो गया, 3 इंटू 20 60 हो गया, 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110 आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी? 0 एंड 25. ओके, सो दैट मीन दिस इज 0, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 दिस इज 75. क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मैक्सिमाइज करना. सो विच मीन मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमाइज हो रहा है? दैट इज दिस पे ऊपर. So which means this point is my optimum point. कि हम x1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ चेयर्स को. x2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टेबल्स को. कि अगर हम 10 चेयर्स और 20 टेबल्स बनाएंगे तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 110 रुपए होगा. दैट मीन कि अगर मैं इससे कम कोई क्वांटिटी बनाने की कोशिश करूंगा तो मेरा प्रॉफिट 110 से कम ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. इज इट क्लियर जी? जी ये क्लियर है जी यस सबको? सर. ओके ओके, अब हम आ जाते हैं, अब काइंडली जरा इन आंसर्स को जो है वो याद रखिएगा कि x1 10 है, x2 20 है. ओके, अब हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स अटैच हो जाते हैं जब हम एक लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को सॉल्व करते हैं. सो वो कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? पहले हम उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लें. नंबर 1 इज अ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट. बाइंडिंग कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे हमने इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया तो मेरे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया z इज इक्वल टू 110, x1 दैट इज नंबर ऑफ चेयर्स आ गए 10 और नंबर ऑफ टेबल्स आ गए 20. बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स वो कंस्ट्रेंट्स होंगी कि जब हम ये जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया हुआ है उनको जब मैं कंस्ट्रेंट्स में पुट करूंगा और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगी राइट हैंड साइड के, तो हम कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट इज अ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट. जैसे कि अगर मैं फर्स्ट कंस्ट्रेंट में इसको पुट करूं, सो 2 इंटू 10, ठीक है जी, 2 इंटू 10 प्लस 20, सो आंसर इज 40 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. सो दैट मीन मेरी फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो है वो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है. अगर मैं यहाँ पे पुट करूं 10 प्लस 2 इंटू 20 तो ये 50, सो दैट मीन सेकंड कंस्ट्रेंट इज आल्सो अ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट.
सो अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी तो ऐसी कंस्ट्रेंट्स को हम बाइंडिंग कंस्ट्रेंट कहते हैं। और इस बाइंडिंग कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, क्योंकि राइट हैंड साइड आपके किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मीन जैसे हमने देखा था, मे बी वो बजट की सेंस में हो, मे बी वो मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, मे बी वो लेबर आवर्स हो। सो लेट्स से कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 40 लेबर आवर थे, तो इस बाइंडिंग कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 10 chairs 20 tables we have consumed all 40 labor hour, ठीक है, एंड वी हैव कंज्यूम लेट्स से कि 50 मेरे पास जो है वो अवेलेबल मटेरियल था विच इज स्पेशल, लेट्स से वुड थी कि 50 फुट वुड थी। सो हमने देखा कि वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 50 की 50 फीट वुड जो है वो यूज कर ली है, ठीक है। सो दैट इज अ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। नहीं, नॉन बाइंडिंग का क्या मतलब है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती आफ्टर पुटिंग द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इनटू द कंस्ट्रेंट, सो दिस नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट का मतलब होगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है नहीं है राइट हैंड साइड के, विच मीन कि आपने ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिफरेंस कितना है। वो जो डिफरेंस है दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि इतने रिसोर्सेज अभी भी बाकी बचे हुए हैं। क्लियर जी, दैट इज अ नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। ओके, अब हम आ जाते हैं स्लैक की तरफ। स्लैक वेरिएबल, जो स्लैक की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 होगी, ओके, अगर आपकी कंस्ट्रेंट जो है वो बाइंडिंग है। सो बेसिकली स्लैक किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अनयूज रिसोर्सेज को, कि जो राइट हैंड साइड पर रिसोर्सेज हैं वो कितने आपने अभी यूज नहीं किए। सो जबकि नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट के अंदर आपके पास जो स्लैक वेरिएबल होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ओके, मीन कोई ना कोई आपके पास एडिशनल यूनिट आपके पास आ रही होगी वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी बेसिक सोल्यूशन। सो बेसिक सोल्यूशन क्या होता है कि दैट इज के कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूशन जो कि आपकी लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी सोल्यूशन जो कि इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा हो या इसको कर रहा हो, इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो दोनों को कर रहा हो। अगर वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो बेसिक सोल्यूशन है। ओके, मीन x1 और x2 की ऐसी वैल्यूज जो लेस देन और इक्वल टू 40 है, ठीक है, ऑल्दो कि वो लेस देन और इक्वल टू 50 नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू दिस कंस्ट्रेंट अगर वो लेस देन और इक्वल टू 40 है तो हम कहेंगे कि स्टिल इट्स अ बेसिक सॉल्यूशन। बट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कब बनेगा, कि ऐसे डेटा पॉइंट्स जो कि आपकी तमाम सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है, कि मीन वो ऐसे डेटा पॉइंट्स जो कि इस कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई कर रहे हो और इस कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे, उनको हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे। एंड लास्टली, जैसे कि हमने ग्राफिकल मेथड के अंदर डिस्कस किया कि एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर जो ग्राफिकल मीन जो आपका फिजिबल रीजन बन रहा होता है उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स का क्या मतलब है कि फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पॉइंट्स में से कोई ना कोई आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं हो सकता। एंड ऑफ कोर्स इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, सो हम उस प्रूफ में नहीं जा रहे, बट रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी कि आपका फिजिबल रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट होगा वो आपका हमेशा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। इज इट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। Okay, okay. So now let's draw some solve another problem, which is that we want to maximize again our objective function. x1 represent करे number of pencils of type A को और x2 represent करे number of pencils type of B को. So this is first constraint, second constraint and third constraint. Okay. So first of all, जैसे कि हमने कहा कि आपका first task क्या होगा कि आपने equal to form में लिख लेना है, that is 2x1 plus x2 would be equal to 1000. So this would be equal to x1 is equal to 400. This would be written as x2 is equal to 700. So let me solve the first constraint. So first constraint में again suppose मैं कर रहा हूँ कि let x1 अगर 0 है तो x2 मेरे पास क्या आ जाएगा जी 1000. So मेरे पास डेटा पॉइंट आ गया 0 and 1000. जबकि x2 अगर मैं सपोज करूं 0 है तो मेरे पास x1 क्या आ जाएगा 500. ओके, क्योंकि 2 इधर आके डिवाइड होगा तो मेरे पास ये डेटा पॉइंट आ गया 500. ओके, अब जब मैं सेकंड कंस्ट्रेंट आता हूं तो इसमें तो x2 ही नहीं है। इसी तरीके से जब मैं थर्ड कंस्ट्रेंट में आता हूं तो इसमें x1 ही नहीं है। सो इस कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है, इस कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि x1 जो है वो 400 ही रहेगा
x2 की जो मर्जी वैल्यू हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 100 हो या चाहे 1000 हो। इसी तरीके से इसका क्या मतलब है कि x2 ने 700 ही रहना है, चाहे x1 जो मर्जी वैल्यू हो। सो लेट्स ड्रॉ कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा। सो दिस इज y एक्सिस आपके पास आ जाएगा एंड दिस इज लेट्स से x एक्सिस मेरे पास आ गया, ओके और दिस इज 0, दिस इज x2, दिस इज x1, ओके और x2 हमारा 1000 तक जा रहा है, सो सपोज दिस इज मेरे पास है जी 200, okay, let's say this is 200, this is 400, this is 600, this is 800 and this is 1000 and we have till 500 tak hai x1, so let's say this is 100, this is 200, this is 300, we have 400 and we have 500. So मेरे पास first जो data point है which is 0 and 1000, that is we are talking about this particular data point कि जब x1 0 है और x2 1000 है. The next data point we are talking about 500 and 0 where x1 is 500, okay, and x2 is 0. So if we, the first line we are going to draw is, that is basically this one. So ये constraint क्या है which is 2x1 plus x2 is less than or equal to 1000. It mean ये सारे के सारे data points जो है वो मेरे feasible data points है जिनको हम basic solution का नाम दे रहे थे, okay, for this particular constraint के point of view से। अब मुझे अपनी second constraint को draw करना है। So x1 is 400, so x1 जो है वो 400 है, इट मीन x2 चाहे 200 हो, चाहे 400 हो, चाहे 600 हो, तो मेरे पास x1 ने 400 ही रहना है। तो इट मीन ये मेरे पास क्या बन जाएगी, वर्टिकल लाइन बन जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ओके। सो दिस इज बेसिकली x1 इज लेस देन और इक्वल टू 400 मेरे पास आ जाएगा। सो दैट मीन ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स जो है वो फिजिबल है मेरे पास। अब हम आ जाते हैं x2 इज इक्वल टू 700, सो दैट मीन 700 जो है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कहीं पे होगा x2 पे। सो दैट मीन x1 की वैल्यू चाहे 0 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, आपका x2 700 रहेगा, तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो बन जाएगी, ओके। सो अब ये लाइन हमारे पास क्या आ गई, दैट इज x2 इज लेस देन और इक्वल टू 700, सो विच मीन लेस देन जो है वो सारे का सारा फिजिबल है। इज इट क्लियर दीज टू लाइंस? ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमने ड्रॉ करनी है? जी क्लियर हो गया सबको? जी सर। ओके, सो दैट मीन अब हमारा कॉमन फिजिबल रीजन कौन सा है, इसका लेस देन, इसका भी लेस देन और इसका भी लेस देन। सो दैट मीन ये मेरा सारे का सारा जो रीजन है वो फिजिबल रीजन है, ओके। सो दिस इज माय फिजिबल रीजन और मेरा कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, दैट इज दिस वन, दिस वन, दिस वन, this one and this one. So again अब हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे और हम देखेंगे कि किसके अगेंस्ट मेरी x की वैल्यू जो है, मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम आ रही होगी, वो वाला पॉइंट हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। और हम फिर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी कंस्ट्रेंट बाइंडिंग है और कौन सी कंस्ट्रेंट नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है। इज इट क्लियर? जी इज इट क्लियर जी? यस सर। ओके ओके ओके। सो अब इसी तरीके से हमारे पास जी एक और प्रॉब्लम है, दिस इज रिगार्डिंग द मिनिमाइजेशन केस, ओके। सो इनको खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि इसमें ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है, इसमें लेस देन है, इसमें भी ग्रेटर देन है। सो विच मीन इसका लोअर वाला इसका सॉरी ग्रेटर वाला रीजन फिजिबल होगा, इसका लोअर वाला रीजन फिजिबल होगा और इसका भी ग्रेटर देन वाला रीजन होगा। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा कॉमन रीजन बन रहा है एंड देन आफ्टर दैट कि आप जब फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपने उसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं और उन कॉर्नर पॉइंट्स को आपने अपनी वेरिएबल्स के अंदर पुट डाउन करना है, ठीक है। और पुट करने के बाद फिर आप देखोगे कि किस आपके पास पॉइंट के अगेंस्ट वैल्यू जो वो मिनिमम आ रही है, then that become the optimum solution. So let's solve this particular problem. Okay,
सपोज मैं अगर फर्स्ट कंस्ट्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आऊं, तो अगर मैं कहूं कि लेट x1 जो है वो मेरे पास 0 है, तो x2 मेरे पास क्या आ जाएगा? सो दिस इज 60 डिवाइडेड बाय 4, सो दिस बिकम 15, सो ये आ जाएगा 0 एंड 15। ओके, इसी तरीके से मेरे पास क्या जी, अगर x2 जो है वो 0 है, ओके, तो x1 मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस बिकम जो है वो आपके पास आ जाएगा जी 12, सो देन इट बिकम 12 एंड 0। ओके, सो इसी तरीके से सेकंड कंस्ट्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, तो मेरे पास फर्स्ट डेटा पॉइंट आ गया जी 0 एंड 15, सेकंड मेरे पास आ रहा है 12 एंड 0 फॉर द फर्स्ट कंस्ट्रेंट। ठीक है जी। फॉर द सेकंड कंस्ट्रेंट जो है वो मेरे पास जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या है कि अगर x1 जो है वो 0 है, तो x2 क्या आ जाएगा? सो दिस इज, अगर हम डिवाइडेड बाय 7 करें तो वो आ जाएगा 12, सो विच मीन 0 और 12 आ जाएगा। और x2 जो है वो अगर 0 है तो x1 कितना आ जाएगा? 3 पे अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको, सो 2 एंड 8 विच इज 28 एंड 0 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से मैं अगर थर्ड कंस्ट्रेंट को के पॉइंट ऑफ व्यू से करूं कि सपोज x1 अगर मेरे पास 0 है, तो x2 मेरे पास क्या आ जाएगा? 9, सो विच इज 0 एंड 9। और अगर x2 0 है तो x1 कितना आ जाएगा? 18। So if we are going to draw this, the graph of this question, okay, so again we have x1 over here, okay, this is x1, this is x2। अब x1 हमारे पास जो है वो आ रहा है मैक्सिमम टिल जो आपके पास आ रहा है जी, दिस इज 18 एंड 0 टिल 27 तक जा रहा है। सो लेट्स से कि मैं कह देता हूँ कि दिस इज 5, दिस इज मेरे पास है जी 10, ठीक है जी, दिस इज मेरे पास है जी 15, ओके, आई हैव 20, 25 एंड 30। ठीक है जी। और x2 मेरे पास जो मैक्सिमम जा रहा है विच इज टिल 15 तक जा रहा है, सो विच इज, लेट्स से दिस इज 3, we have 6, we have 9, we have 12 and I have 15। So first data point हमारे पास है when x1 is 0, x2 is 15, okay, that is this one। When x1 is 12, okay, so this would be over here, approximately over here, okay, कि x1 12 है, x2 0 है, so ये मेरे पास ये वाली लाइन आ जाएगी, ओके, विच इज 5x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन 60, सो दैट मीन इसका ये ऊपर वाला रीजन सारे का सारा फिजिबल रीजन है। ठीक है, ग्रेटर वाला। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द सेकंड कंस्ट्रेंट। सो सेकंड कंस्ट्रेंट के मेरे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं दैट इज दिस वन, 0 एंड 12, सो x2 12, सो दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डेटा पॉइंट। और x1 28 है, so we are talking about this particular data point which is approximately over here। so अगर अब हम इसको जो है वो मिला दें, that is this one। so इस second constraint के accordingly मेरा जो less than region है वो feasible है। ठीक है, सारे का सारा इसका greater वाला है और इसका less than वाला है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं third constraint की तरफ which is 0 and 9। so x1, so that means we are talking about this one, okay, x1 18, so that is this one। ठीक है जी, so that mean this is this line, okay, so माजरत कीजिएगा जो zigzag lines है, so straight line हमारे पास आएगी। okay, अब यहाँ पे इसका जो है वो ग्रेटर देन वाला फिजिबल है, इस लाइन का जो है वो सेकंड कंस्ट्रेंट का वो लेस देन वाला फिजिबल है। सो बेटर क्या है कि आप कंस्ट्रेंट्स को लेबल कर लें। सो द फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज 5x plus 4x2 is greater than or equal to 60। हमने फर्स्ट कंस्ट्रेंट को लेबल कर लिया। द सेकंड कंस्ट्रेंट वाज 12 और 28 वाली, so that is this one। so this is 3x1 plus 7x2 is less than or equal to 84, and the third constraint, that is basically this one, which is x1 plus 2x2 is greater than or equal to 80। ठीक है जी, सो दैट मीन इसका लेस वाला, इसका भी ग्रेटर और इसका भी ग्रेटर, सो दैट मीन कॉमन ये वाला फिजिबल रीजन मेरे पास आ जाएगा। तो अब मेरे पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, दैट इज दिस वन, दिस वन,
this one and this one. Is the feasible region clear? जी सर। ओके, सो अब क्योंकि हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, वी वांट टू मिनिमाइज इट, सो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इन कॉर्नर पॉइंट्स को जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वन बाय वन करके पुट करेंगे और देखेंगे कि कौन से डाटा पॉइंट के अगेंस्ट आपके मीन कौन सी x1 और x2 के अगेंस्ट सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही होगी, वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। एंड अगेन वी हैव द बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग, ठीक है, वो उनके कॉन्स्टेंट्स के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। सो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ और आपका जो मिड टर्म एग्जाम होगा वो टिल यहीं तक होगा। सो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहे तो मोस्ट बाइंडिंग वेलकम। क्राइटेरिया